इंडाइसेस निफ्टी सेंसेक्स गैप अप गैप डाउन। तो ये कोई प्रिडिक्शन वीडियो नहीं है, ये एक एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स मैक्रो समझेंगे, जो जियोपॉलिटिकल गतिविधियां है वो हम समझेंगे। उसके हिसाब से मेरे जो क्या समझता हूँ, मेरे व्यू पॉइंट्स है वो आपके सामने रखूँगा। तो चलो इसके साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलने से पहले एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, कुछ व्यूअर्स है जो मुझे लाइक किया है, एक कमेंट भी छोड़ा है, तो उससे मोटिवेशन मिला है मुझे। सो थैंक यू सो मच। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो देखते हैं आगे जो अपना यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे कुछ मेजर एस्केलेशन नहीं है, बट नेगोशिएशन डील में है बोथ द पार्टीज। तो अभी रिसेंटली ये देखा गया है, जो वो कह रहे हैं कि हम नेगोशिएट करेंगे ईरान के साथ और एक डील फाइनल कर देंगे। तो उसके चलते हमने देखा है कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्क रूबियो, वो इंडिया आए हुए थे। तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ तो अपडेट दिया होगा इंडियन गवर्नमेंट को, और कुछ अपना एक्सपेक्टेशन है वो भी बताया होगा, और इंडिया से क्या चाहते हैं वो भी बोले होंगे। और इंडिया ने भी अपना मैसेज बताया होगा कि वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। तो क्लियरली ये है कि ऑल इन ऑल इंडिया को जो ज़रूरत है वो है एनर्जी। तो उस पॉइंट को लेके चलो कुछ चीज़ देखते हैं, पॉइंट्स। जो ट्रम्प है अभी, वो कुछ डील जो है वो डील को फाइनलाइज नहीं करना चाहते हैं जब तक ईरान अपना न्यूक्लियर एम्बिशन है उसको बिल्कुल ड्रॉप ना करे, या जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको गिव अप ना करे। तो वो एक कंटेंशियस पॉइंट है, जो अभी इनको पकड़ के रखा है। इसकी वजह से ये डील क्लोज नहीं हो पा रहा है ईरान के साथ। तो आगे देखो, जो ये अपना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है वो अभी भी एक स्टैंड ऑफ का कारण है, वो अभी तक भी खुला नहीं है। तो उसके चलते बहुत सारे कंट्रीज़ जो एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जो इंडिया प्राइमरीली हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमारे लीडर्स ऑलरेडी आके बोल चुके हैं कि एनर्जी कंजम्पशन कम यूज़ करना है। तो ये ऑलरेडी इम्पैक्ट कर रहा है हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोग्राम है अपना, तो उसमें इम्पैक्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि 2 प्राइस राइज हो चुके हैं पोस्ट इलेक्शन। तो ये हम लोग ने पहले भी बताया था, मैंने बताया था अपने वीडियो में कि इलेक्शन के बाद ये ऑब्वियस रीज़न है कि फ्यूल चार्जेस जो बढ़ेंगे। तो ये बढ़ना ही था ग्लोबली। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो वो बढ़ ही रहा है, तो हम तो अभी बिना बढ़ाए तो गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे दे नहीं सकते ना। तो अभी तो वैसे भी जो ऑयल है वो सब्सिडाइज रेट में है, तो तभी हमें तभी थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, ताकि वो एक नो प्रॉफिट नो लॉस जो एक ऑप्शन है, या फिर वो एक सेफ एरिया पाथ है उसमें चले। बट ऑल इन ऑल जो गवर्नमेंट है वो तो कुछ अपने को रिलैक्सेशन दे रहे हैं थ्रू सब्सिडी ऑन ऑयल्स। तो वो इट्स अंडरस्टूड, एंड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया वी आर आल्सो सपोर्टिंग। ठीक है, इन द टाइम ऑफ क्राइसिस वी शुड सपोर्ट आवर गवर्नमेंट। तो अभी तक जो है गवर्नमेंट अपना स्ट्रैटेजिक रिज़र्व जो है उस उन्होंने यूज़ नहीं किया है अभी तक। थोड़ा बहुत फ्लोज़ है ऑयल के, बट थोड़ा जितना चाहिए इतना नहीं मिल पा रहा है। तो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व जो है वो थ्रू न्यूज़ चैनल्स ये बताया गया है कि वी हैव सम 90 डेज़ ऑफ रिज़र्व जो है ऑयल एंड गैस। बट आई थिंक द वे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी आके ओपनली बोला कि आप कम से कम फ्यूल यूज़ करें, तो उससे मुझे लगता है कि 90 डेज़ का शायद नहीं है। बट आई माइट बी रॉन्ग, बट आई होप इट्स नॉट लाइक दैट एंड वी हैव प्रॉपर रिज़र्व। और ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के इश्यूज़ अगर कंटिन्यू होते जाएगा, तो
हमें ऑयल और भी कम कम मिलेगा और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है वो भी कम हो रहे हैं, तो हम शायद ऑयल भी ना परचेज कर पाए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऑब्वियस से रीज़न है, हमारे जो रिजर्व्स है वो हम खोलेंगे, वहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे। अब ये कंडीशन में क्या हो जाता है, जब अगर हम अपने रिज़र्व यूज़ करेंगे तो ऑयल प्राइसेस आपको जो नॉर्मल रेट में अभी मिल रहा है 105 या जो भी रीज़न, वो बिल्कुल ही शूट अप कर जाएगा, बिल्कुल ही शूट अप कर जाएगा वो। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। और देखो जैसे कि चलो बड़े गाड़ी ना चले तो चले ठीक है, लेकिन आपके जो एवरीडे कंजम्पशंस है, एलपीजी हो गया और आपके लॉजिस्टिक्स है, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो वो सब अगर चलते रहेगा तो आपकी ऑब्वियसली ग्रोसरी वगैरह डेली आइटम्स में इम्पैक्ट करेगा। तो ऑब्वियस से रीज़न है कि हम एक इन्फ्लेशन में ऑलरेडी है और एक वेव ऑफ इन्फ्लेशन इसके चलते आ सकता है। तो अभी ये तो ग्लोबल क्राइसिस है, तो आई एम श्योर कि सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ और मेनी इम्पैक्टेड कंट्रीज़, यूएस ईरान को शायद साइड लाइन में कुछ तो अपने रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे ताकि ये इश्यूज़ जो है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। तो उससे क्या होगा कि ये एनर्जी क्राइसिस एक बार ख़त्म हो जाए तो बाकी चीज़ और देखा जाएगा कैसे आगे अनफोल्ड होता है। बट ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ एक कंट्री के लिए, मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए है। तो अब क्या हो रहा है देखो, ये जो हमारा आईएनआर भी फ्री फॉलिंग जोन में है, वो गिर ही रहा है। 96 में आ गया है, तो कुछ तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 100 भी टच कर जाए। तो ये भी जो है ये हमारे मार्केट को, इंडाइसिस को इम्पैक्ट कर रहा है। देख अभी पिछले वीक के 23,000 कुछ पे बंद हुआ है मार्केट, और अपने जो आईएनआर जो है वो फॉल हो ही जा रहा है। उसका रीज़न क्लियरली ये है कि देखो हम वी आर नेट importing nation. We import oil from other countries, be it gold, be it oil. तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। और टूरिज़्म सेक्टर तो आपको देख ही रहे हो, टूरिज़्म में भी कुछ सीरियसनेस नहीं है। हमारे कंडीशन है, चाहे अब कोई भी बीच स्टेट ले लो, देखो उसमें किस तरह के कंडीशन है। मतलब फॉरेनर्स जो है वो अभी यहाँ इसको कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं। जो फॉरेनर जो अच्छे पैसे खर्च करते थे वो ये सब स्टेट को कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं। वो बाली चले जा रहे हैं, वियतनाम चले जा रहे हैं, थाईलैंड चले जा रहे हैं। और दे आर ऑल्सो राइट। आप कुछ अगर खर्च करते हो उसके हिसाब से आप यू एक्सपेक्ट रिटर्न एज वेल। तो वहाँ के जो होटल्स वगैरह है, वहाँ के सर्विसेज, वहाँ के रास्ते, उनके बीचेस में आपको ऐसे आवारा कुत्ता नहीं मिलेंगे, ऐसे गाय नहीं मिलेंगे, भैंस नहीं मिलेंगे। तो वो सब रिस्क फैक्टर्स जो है वो सब नहीं मिलते हैं वहाँ पे एकदम नेग्लिजिबल है। जैसे इंडिया में एकदम पीक में है ये सब। वो टूरिज़्म सेक्टर को जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें चाहिए ही नहीं। इस तरह के एक स्टेप मदरली एटीट्यूड है गवर्नमेंट का टूरिज़्म के लिए। अगर टूरिज़्म आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है कंट्री में, आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको जो फॉरेक्स रिमिटेंस नहीं मिल पाएगा, तो उससे आपका फॉरेक्स रिजर्व में इम्पैक्ट करता है। तो उसमें से ये सब जो कंडीशन एक क्रिएट होता है, उससे अपना आईएनआर का जो एक वैल्यू है वो इरोड होते हुए देखा जा रहा है अभी। और ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हाँ, ये नेगेटिव है, बट इसके साथ एक पॉजिटिव भी किया हुआ है हमारे साथ। हमारे गवर्नमेंट अभी इसको नोटिस करना शुरू कर दिया है। मतलब ऑब्वियसली इलेक्शन के बाद अभी गवर्नमेंट ये नोटिस कर रहा है कि आईएनआर जो है वो अभी 100 टच करेगा। तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट के लिए कहीं से भी अच्छा एक पोर्ट्रे नहीं करेगा उनके इमेज को। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कैच अप, strategize something to कंट्रोल दिस। उनको अभी मेरे सजेशन कोई सुनेगा नहीं फॉर श्योर, बट ये एक व्यू पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एफआईआई को वी नीड टू होल्ड एफआईआईज। तो उसके लिए टैक्स इंसेंटिव्स, कुछ इंसेंटिव, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव से आपको देना पड़ेगा। और ये भी देखा गया है जो अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी फॉरेन कंट्रीज़ में अभी अपने पैसे लगा रहे हैं। ऑब्वियसली देख रहे हैं कि हमारे जो आईएनआर में वो ऑल इन ऑल गिर ही रहा है। अब अगर एक एग्जांपल मान के चलो, अगर एक निफ्टी इंडेक्स में आप अगर 12% कमाते हो,
तो टैक्स देने के बाद उसको मान लो 9%। अब उसको डॉलर वैल्यू में कंपेयर करो तो वो तो एफडी से भी कम है आपका रिटर्न। तो ये एक रीज़न है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी है, वो जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो फॉरेन कंट्रीज़ में देख रहे हैं ताकि वो उनका मुनाफा हो। सी एंड ऑफ द डे जो सिक्युलर है ना, सिर्फ मनी इज़ सिक्युलर और बाकी कुछ नहीं है। सो एवरीवन वांट्स रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। सो दिस आर द फैक्टर्स व्हिच इज़ इम्पैक्टिंग आवर आईएनआर, आवर इंडाइसेस, आवर स्टॉक मार्केट। तो अभी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा और ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आए। टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा, एक स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, एक गवर्नेंस लाना पड़ेगा टूरिज़्म सेक्टर में भी। अगर मैन्युफैक्चरिंग हम ओवरनाइट नहीं शुरू कर सकते, लेकिन टूरिज़्म तो ऑलरेडी सेट है, उनको सिर्फ गवर्न करना है अच्छी तरह से, एक कंट्रोल लाना है, लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स करना है। वो तो टूरिज़्म में वी कैन सी बूम, राइट। तो एक कंट्रोल है, प्राइस राइज कंट्रोल, ये सब हम कर सकते हैं। जो चीज़ हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। और जो अभी वैसे भी एआई के चलते काफ़ी सारे जॉब लॉस हो चुके हैं लोगों के, और कुछ लोग ऑलरेडी टेंशन में हैं। रिसेंटली एक सीईओ ने बोल दिया था इंटरनेशनल बैंक का कि ये जो ह्यूमन है, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, या फिर इसमें एक डिस्पोजेबल काइंड ऑफ रीज़न है जो ह्यूमन को बहुत बिलिटल करके देखा गया है। उसमें वो एआई को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक जो आदमी पढ़ाई लिखाई करता है, उसको अभी अब कह रहे हो इतने साल के बाद कि आप लोग कुछ नहीं हो, बस एआई सब कुछ कर लेगा। तो ये भी एक फैक्टर जो है, ये अच्छा फैक्टर नहीं है। और कंपनीज़ को भी ये समझना चाहिए कि जो ह्यूमन नीड है और जो जजमेंटल कैपेबिलिटी है ह्यूमन का, वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आई थिंक वो सब फैक्टर में भी गवर्नेंस लाना चाहिए। जैसे आप बिटकॉइन में गवर्नेंस लाए हो, तो एआई में भी गवर्नेंस लाना चाहिए। सो दिस आर द फैक्टर्स जो है इम्पैक्ट करेगा अपना इंडाइसेस को भी, अपने मार्केट को भी। और अगर अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सॉल्व हो जाता है तो अपना इंडाइसेस, अपना मार्केट थोड़े बहुत ठीक पोजीशन में वापस से आ जाएंगे। और हमें अभी चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी है। अभी एकदम इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पाथ में हमें ये चीज़ करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो एज एन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो हम एक स्मॉल टाइम इन्वेस्टर है, हमें क्या करना चाहिए? हमें तो फर्स्ट ये करना चाहिए कि हमें पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए इफ़ पॉसिबल। सेकेंड थिंग, if you are holding your saving for next 6 months as an highly liquid fund or emergency fund, keep it, don't touch it. And I'm sure आपके पास कुछ इंश्योरेंस होंगे, तो आप इंश्योरेंस को बिल्कुल रिन्यू करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा रिन्यू अभी ड्यू है नेक्स्ट मंथ, तो मैं उस पर पैसे थोड़ा सा खर्च करूँगा। और अगर आपके पास पैसा है, आपको 2 साल 3 साल तक उसको नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल ही आप उस पैसे को मतलब सेविंग में डंप करने से अच्छा आप उसको मार्केट में लगाइए। लेकिन अभी जो टाइम है वो वेट एंड वॉच का है। आप लमसम अभी मत लगाइए। अगर मार्केट वापस से 22 टच करता है तो बिल्कुल आप एक लमसम कीजिए, चाहे जैसे आप ETF वगैरह हो गया, आप करो उस पर। और अगर वो मौका भी ना मिले तो आप जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इंडिविजुअल स्टॉक्स है, इंडिविजुअल स्टॉक को थोड़ा सा देख लेना। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स है जो IT में स्पेशली बता रहा हूँ, वो 52 वीक्स है और 52 वीक लो है, तो आप उसको चेकआउट करना। और ऑब्वियसली ये मैं पॉइंट पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी IT कंपनी आप खरीद रहे हो, उसका एक बार चेक करना कि वो AI और डेटा सेंटर ये सब इंफ्रा में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी सिर्फ लेबर आर्बिट्राज में घुसा हुआ है, तो उस वाले कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट मत करना। जो कंपनी थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा रहा है और एक्चुअल में AI इंफ्रास्ट्रक्चर या डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस कंपनी में आप पैसे लगा सकते हो।
तो याद रखना दोस्तों, ये एक कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। ये मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट शेयर करता हूँ आपके साथ। बाकी आप मेरे वीडियो देख के कुछ पॉइंट्स लिखना और उसको अपने व्यू पॉइंट के साथ मैच करना, ड्यू डिलिजेंस करना और उसके हिसाब से मार्केट रिसर्च करना, फिर आप इन्वेस्ट करना। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि ये जो पॉइंट्स है, इमरजेंसी फंड हो गया, आपके हाईली लिक्विड फंड, ये चीज़ आपको रखना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीस ऑफ माइंड, अब अपना पीस ऑफ माइंड को इंटैक्ट रखिए। और एज ऑफ नाउ ये एक बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ जो अभी मुझे याद आया, इट स्ट्राइक मी, लोन, फ्रेश लोन मत लेना। इट्स अ बिग नो नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कोई पर्सनल लोन हो गया, या तो फिर कुछ रिपेयर करवाना है घर पे तो थोड़ा बहुत लोन लेना है, पर्सनल लोन मत लेना। और अगर आपका ऑलरेडी प्लान है कि आप घर खरीद रहे हो और कुछ पैसे दे चुके हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो आपको देना ही है, वो दैट्स फाइन। बट न्यू लोन, पर्सनल लोन कुछ खरीदना है, कार वगैरह, आई वुड रिकमेंड कि आप ना करें, लेट्स होल्ड इट। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स अ बोनस पॉइंट, लेट्स होल्ड इट जब तक ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वाला कहानी ख़त्म ना हो जाए, और एआई कैसे पैन आउट करेंगे और एक 6-7 महीने में, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ अपने ले ऑफ्स के बता रहे हैं। तो उस ट्रेंड को थोड़ा सा जाने दीजिए, उसके बाद आप अपना जो भी नए इन्वेस्टमेंट के लिए लोन है, चाहे घर बनाने के लिए, तब आप सोचना, लेकिन अभी तो कुछ नए लोन मत लेना। सो ये मेरा कुछ व्यू पॉइंट्स है। तो आगे चल के तो आई थिंक ये सब पॉइंट मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो उसी के साथ आपको क्या लगता है कि अभी क्या करना चाहिए, और आपको क्या मैक्रो समझ में आता है, आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और एक लाइक कर दीजिए, बिल्कुल उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आगे चलते हैं, मंडे के बाद फिर से मिलेंगे, देखता हूँ मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। अगले वीडियो में आता हूँ और एक व्यू पॉइंट के साथ, और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसी के साथ गाइस, आप प्लीज़ अपना टेक केयर कीजिए, आप अपना इन्वेस्टमेंट को अप रखिए, पॉजिटिव रहिए। उसी के साथ गुड बाय, टेक केयर।